नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल एनालिसिस में। हम लोग का जो पॉलिटिकल साइंस का जो सेशन चल रहा था उसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उदारवाद, एक लोकतांत्रिक उदारवाद। लेकिन अगर अच्छे तरीके से जानना है कि ये उदारवाद क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, तो इसको एक बेसिक क्लास के माध्यम से समझा जा सकता है। तो आज हम उसी उदारवाद को, उसी लिबरलिज्म को हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये क्या है, ये उदारवाद लिबरलिज्म क्या है। ये एक विचारधारा है। अगर माना जाता है कि पूरे विश्व में अगर राजनीति की बात किया जाए, विचारधारा की बात किया जाए, आइडियोलॉजी की बात किया जाए, तो जो 19वीं और 20वीं शताब्दी था ये विचारधाराओं का युग माना जाता है। लेकिन विचारधाराएं इसके पहले भी आ गई थी। अगर हम 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद के कालों को देखें तो कहीं न कहीं एक तरीके से उदारवाद या फिर कोई भी विचारधाराओं का युग माना जाता है। लेकिन इसे एक विचारधारा अगर नहीं मानते हैं, फिर भी जो ये राज्यों के शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप जो विचारधाराएं उभरी, उसमें से उदारवाद एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण विचारधारा है। ये व्यक्तियों के जहन में, व्यक्तियों के मन में उभरा, शासन के स्वरूपों के, शासन के नीतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप। क्योंकि ये पूरे विश्व के अगर देखा जाए तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र, जो धनिक तंत्र थे, जो अधिनायक तंत्र थे, जैसे हम निरंकुश तंत्र थे, ये पूरे विश्व में अधिकांश देशों में ऐसे तंत्र, ऐसे शासन व्यवस्था चलते आ रहे थे। उन्हीं के प्रतिक्रिया स्वरूप या विरोध स्वरूप ये विचारधाराएं उदारवाद उत्पन्न हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या है उदारवाद, शाब्दिक अर्थ में क्या होता है। एक ऐसा विचारधारा या फिर ऐसी सोच, ऐसा सिद्धांत जो शासन को सीमित करता हो या फिर शासन के ऊपर लगाम लगाता हो, या व्यक्तियों के ऊपर, या फिर व्यक्ति यह चाहता हो कि शासन या फिर राज्य या फिर सरकार हमारे ऊपर कम से कम हस्तक्षेप कराए या फिर न हस्तक्षेप कराए। और जब शासन कम से कम हस्तक्षेप करेगा, राज्य सरकार व्यक्तियों के ऊपर कम से कम हस्तक्षेप करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, जिसकी वजह से व्यक्तिवाद उभर करके आता है। ये क्यों आया? शासन की प्राचीन काल में शासन की नीति ऐसी रही होगी। राजतंत्र जो निरंकुश राजतंत्र रहा होगा, कुलीन तंत्र जो था वो भी निरंकुश कुलीन तंत्र रहा होगा। तो बीच में राज्य जो होते थे वो कानून बनाना, उसे ऊपर व्यक्तियों के ऊपर लागू कर देना, जनता के ऊपर लागू कर देना और दंड देना, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करते थे। और जनता की शासन में जनता की भागीदारी नहीं होती थी, ना के बराबर होती थी। जनता अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकती थी शासन में। राजा जो शासक होते थे वो अपने हिसाब से, अपने मनमानी से जो करना चाहते थे वो करते थे। तो उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तियों के जहन में, व्यक्तियों के मन में आया कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं इन राजाओं से, इन शासकों से और इन राज्य के सरकारों से। थोड़ा सा हम हट करके हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से व्यक्तिवाद हुआ। और वही जब राज्य इस तरीके से होना, व्यक्तियों के पक्ष में होना स्टार्ट हुआ, अर्थात व्यक्ति जैसा चाहा वैसे उसकी तरफ होना स्टार्ट हुआ, अर्थात व्यक्तियों के ऊपर राज्य हस्तक्षेप करना कम कर दिया या फिर बंद कर दिया, या फिर ऐसा हस्तक्षेप किया जिसकी वजह से उनकी स्वतंत्रताओं में कोई बाधा न उत्पन्न हो। तो ऐसे ही समग्र रूप से विचारधाराएं जो आई, जो उत्पन्न हुई, जो उभरी, उसी को हम उदारवाद या फिर लिबरलिज्म कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है लिबरलिज्म। अगर कहा जाए कि उदारवाद 20वीं शताब्दी तक आते आते दो महान या फिर दो बहुत बड़े शक्तियों का सामना करना पड़ा, या फिर दो बहुत बड़े विचारधाराओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि उदारवाद तो बहुत पहले से इंग्लैंड में, अन्य देशों में उभरा, जहाँ पे शासन की शक्ति ऐसे संगठन में डाली गई जिसका नेतृत्व या फिर जिसका शक्ति जनता के हाथों में रही। और जब जनता के हाथों में आई तो जनता अपनी इच्छा के अनुसार शासन को चुनने लगा और सरकारें जनता के ऊपर कम हस्तक्षेप करने लगी। वहीं से स्टार्ट हो गया था उदारवादी विचारधारा। लेकिन ये चलते चलते जब 19वीं और 20वीं शताब्दी आया तो यहाँ पे आकर के इस विचारधारा को लगभग दो ऐसे बहुत बड़ी शक्तियों का सामना करना पड़ा। वो शक्ति क्या है?
साम्यवाद और दूसरा है फाशीवाद। ये दोनों चीज़ें क्या होती है? जब कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी विचारधारा उत्पन्न किया, साम्यवादी विचारधारा उत्पन्न किया, और साम्यवाद का मतलब ये होता है कि निजीकरण का विरोध, अर्थात मनाही रहती है, इसमें निजी चीज़ों का मनाही रहती है, यानी कि राज्य की सारी संपत्ति, देश की सारी संपत्ति, समाज की सारी संपत्ति सबका एक समान माना जाएगा, किसी का निजी कुछ नहीं रहेगा। वो सारे के सारे शासन समाज के अधिकार में रहेंगे, समाज की जो उपक्रम माना जाएगा, या फिर सारे संपत्तियों का जो स्वामित्व रहेगा और समाज के ऊपर रहेगा, पूरे समाज उसका मालिक रहेगा, उपभोग सारे समाज के सारे लोग एक साथ करेंगे, किसी का निजी अपना कुछ बहुत बड़ा संपत्ति या बहुत बड़ा पूंजी नहीं रहेगा। सीधे सीधे ही समझें, ये होता है साम्यवाद। ये कार्ल मार्क्स ने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से स्टालिन, लेनिन, ऐसे करते करते तमाम लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, कुछ चेंज करके, कुछ टूट करके, कुछ अलग हो करके, कुछ उसमें परिवर्तन करके। लेकिन साम्यवाद वही साम्यवाद था जो समाजवाद का अगला चरण होता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, फासीवाद। ये क्या है? आप लोग जानते होंगे, जो इटली में शासन व्यवस्था चली थी, जो जर्मनी में शासन व्यवस्था चली थी, वो तानाशाही प्रवृत्ति की थी। यानी कि इटली में मुसोलिन था और जर्मनी में हिटलर, एडोल्फ हिटलर इसका नाम है। ये दो ऐसे शासक थे जिन्होंने ऐसी नीति बनाई, इसका मतलब हुआ कि एक ही राजा रहेगा, एक ही राज्य रहेगा, उसी की सब चलेगी, कोई उसका विरोध करने वाला कोई न दल होगा, न तो कोई व्यक्ति विरोध कर सकता है, यानी कि विरोधियों को कुचल दिया जाएगा। एक राष्ट्र, एक व्यक्ति, एक नेता की नीति, और एक ऐसी नीति जिसमें विरोधी न उभरने दिया जाए, और शासन व्यवस्थाओं को, सारी व्यवस्थाओं, जितने शासन की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, कानून बनाने की व्यवस्था, शासन करने वाली व्यवस्था, एक राज्य का प्रतीक जो होता है राष्ट्रपति या फिर राजा कहते हैं, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक व्यक्ति रहेगा, उसी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें निहित रहेगी। वही कहेगा तो कानून है, वही जो नहीं कहेगा कानून नहीं है। कैसे शासन करना है। और ये जो होते थे, ये साम्राज्यवादी नीति अपनाते थे, कि मतलब अपने राज्य को बढ़ाते रहना, अपने राज्य को बढ़ाते रहना। साम्राज्यवादी अपने राज्य को युद्ध करके बढ़ाते रहना, क्योंकि ये लोकतंत्र के विरोधी थे। ये चाहते थे कि अगर सैनिक हैं, अगर किसी देश के पास सैनिक है, युद्ध नहीं कर रहा, तो अपने सैनिकों को व्यर्थ में गंवा रहा। लोकतंत्र को घटिया शासन बोलते थे। तो ऐसी चीज़ों को, तो ये जो दो फासीवादी, यानी कि ये जो मुसोलिन में जो ये नाजीवाद और ये फासीवाद, फासी दल, ये नाजी दल, लेकिन सबको मिला करके फासीवादी विचारधारा बोला जाता है। तो वही ये चीज़ है। जो उदारवाद जब 20वीं शताब्दी में आते आते इन्हीं दो विचारधाराओं का इसको सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी चाहे जो भी हो, लेकिन ये उदारवाद कहीं न कहीं लोगों के मन में, राज्यों के मन में सब लोग अपनाना स्टार्ट किए, उदारवादी होना स्टार्ट किए, अपने राज्य के विकास के लिए, अपने शासन के विकास के लिए और अपनी जनता के इच्छा के अनुसार। एक व्यक्ति हैं लास्की, उनका ये कहना है, लास्की का, उदारवाद की व्याख्या करना अथवा एक साधारण से उसकी परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। तो क्या है? उन्होंने आगे ये भी बताया, क्योंकि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है। ये कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, अर्थात ये बहुत बड़ा समग्र होगा। ये व्यक्ति के मस्तिष्क में उभरने वाला या फिर रहने वाला एक विचार है, क्योंकि व्यक्ति के मस्तिष्क में वही चीज़ उभरता है जहाँ जिस चीज़ को व्यक्ति बाधित न समझे, अर्थात अपने आप को स्वतंत्र और आज़ाद समझे। यही व्यक्ति सोचता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में यही चीज़ होता है। तो इसी चीज़ों का हम उदारवाद, या लास्की जी ने इनको उदारवादी के तरीके से उन्हें बोले हैं। तो हम लोग ये जानें कि ये उदारवाद होता क्या है। उदारवाद के एक संक्षिप्त रूप में कुछ चीज़ें हम आपको बताएं। अगर देखा जाए तो थ्योरी, अगर इसका देखा जाए,
मेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलेबिलिटी, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो उदारवाद के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या क्या चीज़ हैं। तो हम लोग उदारवाद के मुख्य सिद्धांत को कुछ पॉइंट के आधार पे, कुछ बिंदु के आधार पे हम लोग समझेंगे। फेथ इन ह्यूमनिज्म, अर्थात मानवीय विवेक में आस्था। ये जो मानवीय विवेक की जो आस्था है, ये क्या, मानवीय विवेक, इसका मतलब ये हुआ कि एक समय ऐसा था कि पूरा विश्व धर्म के चीज़ों से, धर्म की बुराइयों से, धर्म के अंधविश्वासों से, धर्म के जो पाप होते थे उसके, धर्म की सत्ताओं से जकड़ा हुआ था। लेकिन एक ऐसी अवस्था आया, एक समय ऐसा आया जिसको कुछ विचारक आए, कुछ उन्होंने अपना विवेक चलाया, जैसे जॉन लॉक है, जॉन लॉक के बाद से एक और विद्वान आया था थॉमस पेन, यहाँ समझें, जॉन लॉक और थॉमस पेन, ये दो व्यक्ति हैं। इन्होंने ये बताया कि नहीं, और अन्य इसके पहले भी तमाम व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने विवेक को माना, क्योंकि विवेक में आस्था होनी चाहिए, न कि दूसरे चीज़ों में आस्था होनी चाहिए। जैसे ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, कुछ पाप है, ये पाप क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम कुछ कर्म कर रहे हैं, मरने के बाद अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमको पाप भुगतना पड़ेगा, ये से चीज़ यानी कि दूसरी चीज़ों पर डिपेंड है। इन दूसरी चीज़ पे आस्था न रहे, किसी ऐसे मूर्त चीज़ों पे आस्था न रहे, कुछ विदेशी कुछ ऐसे आस्थावान या फिर दैवी शक्ति पे आस्था न रखें। तो किस पे आस्था रखें, तो अपने विवेक पे आस्था रखें कि हम लोग का विवेक क्या कहता है। हम लोग का विवेक ये कहता है कि हम स्वतंत्र रहें, और हम लोग का विवेक, जब विवेक में आस्था शुरू हुआ, यानी कि एक समय ऐसा था जो रोमन काल के बाद, रोमन काल की बात कर रहे हैं, रोमन काल के पहले जो कि पूरा का पूरा विश्व ही नहीं, लगभग पूरा यूरोप एक धर्म से ग्रसित था, हर देश किसी न किसी धर्म से ग्रसित थे, और वहाँ पे ईसाइयों का, पोप का, पादरियों का सत्ता चलता था। राजा स्वयं इन धार्मिक चीज़ों से ग्रसित थे, जो धर्म का आता था वही होता था। तो किस में आस्था है, धर्म में आस्था है, एक ऐसी अलौकिक शक्ति में आस्था है। लेकिन ये दोनों आए, इन्होंने कहा कि नहीं, विवेक में आस्था होनी चाहिए, अपना विवेक क्या कहता है, तो अपना विवेक पे जब आस्था रखेंगे तो विवेक तर्कशील हो जाता है। जब तर्क के माध्यम से जब हर चीज़ बोलेगा तो वही चीज़ मानना चाहिए। से जब ये चीज़ आया तो व्यक्तियों ने इन दूसरी चीज़ों पे आस्था छोड़ करके अपने विवेक पे आस्था रखा। मनुष्य ने खुद जो हर चीज़ का मापदंड करने लगा, इन मापदंड के हिसाब से अपने विवेक के अनुसार रहने लगा, जिसकी वजह से इस तरीके से विचारधारा उत्पन्न हुई कि दूसरी चीज़ों पे आस्था, या फिर ऐसे अलौकिक शक्ति पे, या फिर राजाओं पे, राजा के दैवी उत्तराधिकारी हैं, दैवी अंश हैं, इस चीज़ पे आस्था धीरे धीरे खत्म हो गई। दूसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा हिस्ट्री एंड इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास तथा परंपरा का विरोध, इतिहास तथा परंपरा का विरोध। अभी हम बताए हैं कि पूरा का पूरा विश्व इतिहास जो था वो परंपराओं पे, दैवी धर्म पे आश्रित। तो ये जो राजतंत्र है, राजतंत्र में ये माना जाता था कि राजा का विद्रोह करना गलत है, राजा का विद्रोह करना एक पाप है, क्योंकि राजा जो होते थे ईश्वर के द्वारा अवतरित किए जाते थे, और राजा के अंदर ईश्वर का अंश है। तो इस वजह से कुछ रूढ़ियाँ, कुछ अंधविश्वास, कुछ ऐसी चीज़ें आई जो इतिहासों में, इन धीरे धीरे इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस विचारधारा का, इस उदारवाद का विकास हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ मानते हैं ये सिद्धांत में। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है बिलीफ इन ह्यूमन फ्रीडम, बिलीफ इन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, अर्थात मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास।
देखिए यहाँ पे है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने पर्सनल स्वतंत्र रहना चाहता है, और यहाँ स्वतंत्रता का आशय इस से लगाया जाता है कि हर एक मनुष्य जो होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य है, मनुष्य अपने विवेक के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार क्या करा, आचरण और व्यवहार करे। जब कोई भी मनुष्य अपने विवेक के अनुसार न करके किसी दूसरी शक्तियों के अनुसार जब आचरण करने लगता है, तो वहाँ पे उदारवादी चीज़ें नहीं पाई जाती है। तो मनुष्य जब अपने विवेक के अनुसार आचरण और व्यवहार करने लगे, तो उसी को हम फ्रीडम अर्थात व्यक्तिगत रूप में या फिर व्यक्ति आज़ाद रहना चाहता है, इस चीज़ को हम मानते हैं, यानी स्वतंत्रता मानते हैं। और ये चीज़ धीरे धीरे लोगों के जहन में, लोगों के अंदर ये सब चीज़ें आई, क्योंकि मनुष्य ये चाहता था कि हम स्वेच्छाचारी जो तंत्र है, जो कोई राजा कोई धार्मिक रूप से या फिर किसी भी रूप में, तानाशाही रूप में जो अपने तरीके से आचरण करता है, उसमें हटना चाहता था व्यक्ति। वो चाहता था कि हम स्वतंत्र रहें, हम अलग होकर के, हम थोड़ा सा खुल करके जिए। तो ये जब विवेक में आएगा, अपने मन में आएगा, तो इसी को हम कहेंगे कि उसके अंदर स्वतंत्रता की धारणा उत्पन्न हो रही है या फिर उदय हो रही है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, चाहे हम मनुष्य से कोई भी है, वो किसी ऐसे स्वेच्छाचारी तंत्र के अधीन नहीं रहे या नहीं होता है। ये मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है, तो इसे स्वतंत्रता प्रदान किया जाना चाहिए, न कि किसी धार्मिक चीज़, किसी आस्था, किसी शासन के अधीन, पूरी तरीके से अधीन होकर के जीवन जिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यह हुआ कि मानवीय जो स्वतंत्रता है, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में ये धीरे धीरे विश्वास उत्पन्न हुआ। और तीसरे नंबर पे हमारा, चौथे नंबर पे आ जाएगा एंड इज सोसाइटी इन मीन्स, अर्थात व्यक्ति क्या है, साध्य है, और समाज क्या है, साधन है। उस व्यक्ति को अगर साध्य मानेंगे तो व्यक्ति को केंद्र में, व्यक्ति को साध्य मानेंगे तो व्यक्ति को केंद्र में रह करके ही विचार दिया जाता है, और राज्य या फिर समाज क्या हो जाएगा, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक साधन माना जाएगा। लेकिन जहाँ पे व्यक्ति शासन को या फिर राज्य को या फिर समाज को सबसे प्रमुख मानेंगे, वहाँ पे व्यक्ति नीचे दब जाता है। तो उदारवादी विचारधारा के सिद्धांत होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो मैन है, वो इंड है, व्यक्ति क्या है, ये साध्य है। और जब व्यक्ति साध्य हो जाएगा तो व्यक्ति को केंद्र में रख करके व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, व्यक्ति को प्रमुख माना जाएगा, और समाज को दूसरे नंबर पर दर्जा दिया जाएगा, ताकि उस समाज के माध्यम से जे व्यक्ति अपना जीवन जिए, न कि समाज व्यक्तियों को दबाए। ठीक है, तो ये होती है व्यक्ति साध्य है और समाज क्या है, साधन, यानी कि समाज को एक साधन मात्र माना जाता है। अगले नंबर आर्टिफिशियल। स्टेट इज आर्टिफिशियल, अर्थात देखिए मध्यकाल में या फिर प्राचीन काल में ऐसी धारणा बहुत जगह ऐसी बनी हुई थी कि राज्य को ईश्वर द्वारा अंश माना जाता था, ईश्वर द्वारा बनाया हुआ संस्था माना जाता है। लेकिन ये उदारवादी सिद्धांत जैसे आए, इन्होंने कहा कि नहीं, राज्य ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया है, ये व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार रहने के लिए व्यक्तियों ने इस संस्था का निर्माण किया है। और ये भी बताया है, जैसे लाख और अन्य विद्वान ने ये भी बताया है कि व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए अगर स्वतंत्रता में बाधा डालता है राज्य, तो किसी भी शासक को व्यक्ति हटा सकता है उसके शासन से। अर्थात इसके पहले ऐसी धारणा थी कि राजा को कभी विद्रोह नहीं किया जाएगा, राजा के अंदर ईश्वर का अंश होता है, और राजा का विद्रोह करने का मतलब ये होता है कि सीधे सीधे हम ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। तो ईश्वर को चैलेंज करने का मतलब है व्यक्ति अपने आप में एक डर जाता था कि हम ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, और ईश्वर को चैलेंज कोई नहीं कर सकता, ऐसी धारणा थी। लेकिन लाख ने बताया कि नहीं, अगर शासक दुराचारी हो, शासक अपनी व्यक्ति के इच्छा के अनुसार नहीं शासन कर रहा है, तो व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि वो शासन को बदल दे, शासक का विद्रोह करे, तो शासक को गद्दी से उतार करके हटाए। यहाँ पे व्यक्ति का अपनी इच्छा आ जा रहा है, तो ऐसी इच्छाओं जब आ जाएगा कि वो माना जाएगा कि नहीं, व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया है, न कि ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया। अगर ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है
तो उस राज्य का विद्रोह नहीं कोई कर पाएगा, राजा का कोई विद्रोह नहीं कर पाएगा। लेकिन व्यक्तियों ने ही अपने सुविधा के अनुसार राज्य का निर्माण किया है और राजा को भी गद्दी पर बैठा है, तो राजा को भी गद्दी पर से उतारने का अधिकार जनता के पास है। इसलिए कहा जाता है कि ये राज्य कृत्रिम है, अर्थात व्यक्तियों ने बनाया है अपने हित के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट। विश्वास व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार की धारणा में विश्वासी लाख की देन है कि जैसे प्राचीन काल में जब समाज बना, राज्य बना, तो कुछ लोग के अनुसार था कि व्यक्तियों के कोई अधिकार, मूलभूत अधिकार नहीं है। और ये प्राकृतिक अधिकार वे होते हैं, या फिर कहने के अधिकार वे होते हैं जो व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत चीज़ें अगर वो न मिला तो व्यक्ति अपना जीवन सही तरीके से नहीं जी पाएगा। तो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मूलभूत चीज़ें यानी कि बेसिक चीज़ें जो चाहिए वो हमको, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक या फिर अधिकार। तो प्रकृति प्रदत्त ने यानी कि प्राकृतिक अधिकार की धारणा लाक ने दिया था। जान लीजिए, जो लाक है ये प्राकृतिक अधिकार की धारणा दिया था और उन्होंने बताया कि व्यक्तियों के पास अधिकार भी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं। और इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है और जीवन का अधिकार है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये इस तरीके से इन्होंने अधिकार बताया। तो ये 3 अधिकार ऐसे हैं जिनको लाक ने बताया था कि ये चाहिए, अगर ये न मिले तो व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए इस तरीके से विश्वास आया कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये 3 चीज़ चाहिए। और जब व्यक्तियों के पास ये अगर 3 चीज़ रहेगा तो व्यक्ति अपने आप में जीवन जी सकता है और अपने आप में स्वतंत्र महसूस करेगा। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट आया विश्वास, जब इस तरीके से विश्वास आया तो ऐसा माना जाता है कि लिबरलिज्म अर्थात उदारवाद है। आगे हम लोग देखेंगे लिबरलिज्म, बिलीफ इन, इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। यानी कि व्यक्ति के अंदर ये था कि वो धार्मिक होता था, किसी न किसी धर्म से वो ग्रसित होता, लेकिन ये विचार आया कि नहीं, व्यक्तियों की अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो धर्म को मानना है या न मानना है। अगर मानना है तो किस आस्था, किस शक्ति में विश्वास करें, ये व्यक्तियों के स्वतंत्रता के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में, किसी चीज़ में या किसी समाज में ऐसा कि एक ही आस्था है, इसी ईश्वर है, इसी शक्ति, इसी को सब लोग माने। नहीं, व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे उसमें आस्था रखे या न रखे, या फिर दूसरी चीज़ों में आस्था रखे, किसी दूसरे जीव में आस्था रखे, किसी दूसरे शक्तियों में आस्था रखे। तो इस तरीके से कहा गया नहीं, व्यक्तियों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसकी? कि धार्मिक की स्वतंत्रता, आस्थावान की स्वतंत्रता, लौकिकवाद की स्वतंत्रता, वो किस में शक्ति में विश्वास करता है, किस में नहीं करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। इसी की चीज़ को हम कहते हैं कि बिलीफ इन सेकुलरिज्म, अर्थात स्वतंत्रता, लौकिकवाद जिसे बोलते हैं, लौकिकवाद में विश्वास। ठीक है, हमारा 8वें नंबर पर जो सिद्धांत है वो चीन बिलीफ इन लिमिटेड एंड कॉन्स, वो लिमिट में शासन करा, या फिर मतलब ये होगा कि जो शासन है, जो राज्य है, ये व्यक्तियों के ऊपर एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही शासन करे, या फिर वो व्यक्ति, वो राज्य, वो शासक एक नियम के तहत शासन करे। यानी कुछ समाज का अपना कुछ नियम होना चाहिए, उस नियम के तहत ही अगर वो शासन करता है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, अर्थात संवैधानिक तरीके से शासन करना, या फिर एक लिमिट तरीके से शासन करना। और जब संविधान के अनुसार शासन करेंगे, किसी नियम के अनुसार शासन करेंगे तो व्यक्ति पे कम से कम हस्तक्षेप जाएगा, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात ये संविधान व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाएगा, और जब व्यक्ति के द्वारा बनाया जाएगा और इस नियम के तहत जब शासन चलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तियों की इच्छाएं शासन में जा रही है, और वहाँ पे एक लिमिट, एक सीमा के तरीके से शासन किया जा रहा है। सपोर्ट
ये देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब हुआ लोग अर्थात जनता, और तंत्र का मतलब होता है शासन अर्थात जनता का शासन। इसमें विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो अर्थात इस तरीके से विश्वास होना चाहिए, सपोर्ट, यानी कि ये जो विचारधारा है, ये जो उदारवादी विचारधारा है, ये लोकतंत्र में विश्वास करता है, लोकतंत्र की तरफ आस्था रखता है, लोकतंत्र को सपोर्ट करता है, अर्थात जनता के द्वारा शासन चलना चाहिए, किसी स्वेच्छाचारी तंत्र के द्वारा शासन नहीं चलना चाहिए। तो इस चीज़ को ये मानता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज उदारवाद के बारे में, उदारवाद के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग 8 पॉइंट देखे हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिससे ये साबित होगा कि व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, और जो शासक है वो व्यक्ति के ऊपर एक लिमिट तरीके से और हस्तक्षेप करके, यानी कि बिना हस्तक्षेप किए शासन करे। तो उसे कैसे करना है ये राज्य जाना है। तो राज्य को ऐसे नियम बनाना चाहिए जो जनता के द्वारा नियम बने, और उस नियम के तहत जब शासन करेगा तो जनता ऐसे नियम बनाएगी जहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए ये सारी चीज़ें रहेगा, ठीक है। ये चीज़ जब रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे उस चीज़ को हम उदारवाद या फिर लिबरलिज्म बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसका कुछ चीज़ें अन्य भी है जिसका हम मूल्यांकन करेंगे, अर्थात लोग उदारवादी चीज़ों को, लिबरलिज्म चीज़ों को हम मूल्यांकन की तरीके से देखेंगे। तो मूल्यांकन चीज़ को एक अगले वीडियो में कुछ पॉइंटों के आधार पर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।